हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ऐसी इनकम जो हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है, और जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है वो कैसा होता है, वो एग्जम्प्टेड होता है। मीन्स टैक्स लेस होता है, जिसपे हमको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता, वो कि फुली एग्जम्प्टेड होता है। तो आइए हम समझते हैं कि इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो कि हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। तो ये जो एग्जम्प्टेड इनकम है इनको हम एग्जम्प्टेड इनकम भी बोल सकते हैं, जो कि पूरा एग्जम्प्टेड हमारा दे रखा है वो सेक्शन 10 में दे रखा है। तो देखिए हम समझते हैं, पहला है एग्रीकल्चर इनकम। जो कृषि जो आय होती है हमारी, वो इनकम डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। समझते हैं, एग्रीकल्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी। अब जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती असेसी की। इट इज फुली एग्जेम्प्ट, ये जो फुली एग्जेम्प्ट होता है इफ इट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। यदि ये डेफिनेशन एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में आता है एग्रीकल्चर इनकम, तो ये फुली एग्जेम्प्टेड होता है। देखिए इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है कि आप कहते हो कि क्यों नहीं किया जाता, तो ये रूल्स है एक, ठीक है ना, कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम है वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। सो ये है वो फुली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो पहला है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट आता है हमारा सम रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ फ्रॉम HUF। टोटल जो पैसा रिसीव हुआ है HUF के द्वारा वो भी फुली एग्जेम्प्टेड होता है। देखिए कैसे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 था, ये 2 है। प्रोवाइड दैट मेंबर ऑफ HUF, जो HUF के मेंबर हैं, डू नॉट हैव टू पे इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट रिसीव बाय द देम ऑफ फ्रॉम द फैमिली। यदि HUF को कोई भी जो अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट विच यहाँ बोलोगे ना, HUF डू नॉट हैव पे द टैक्स, उनको HUF को डू नॉट पे द टैक्स, टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता। किसके रेस्पेक्ट में, जब अमाउंट रिसीव हुआ है फ्रॉम द फैमिली से। दिस एग्जेम्पशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिवेंट डबल टैक्सेशन ऑन द सेम अमाउंट। देखिए क्या है, ये जो सम रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ HUF है वो किस पर बेस्ड है पता है, वो प्रिवेंट करता है डबल टैक्सेशन पर, सेम अमाउंट पर। अब मान लो कि अलग अलग पैसा है, ठीक है ना, एक ही पैसा है, अब एक बार तो उसमें टैक्स दे दोगे आप, और जब सिंगल इंडिविजुअल पे आएगा तो अलग चला जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये कहलाता है हमारा सम रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ फ्रॉम HUF। ठीक है ना, ये डबल टैक्सेशन को वो करता है, अवॉइड करता है। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए ही इसको टैक्स लेस कर दिया गया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, अगला आता है शेयर इनकम ऑफ अ पार्टनर। जो शेयर है इनकम ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का इनकम शेयर से वो भी फुली एग्जम्प्टेड होता है, क्योंकि सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A में दे रखा है। दिस क्लॉज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स पार्टनर्स इन टोटल इनकम ऑफ द फर्म। यहाँ क्या रखा है, जो ये जो क्लॉज है वो एग्जम्प्ट करता है पार्टनर्स को, कि पार्टनर्स का जो शेयर है उसको एग्जम्प्ट करता है टोटल इनकम से, बिकॉज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ऑलरेडी कंप्यूटेड टैक्स। देखिए क्या रखा है कि जो शेयर है, जो पार्टनर का जो इनकम है शेयर से, वो एग्जम्प्ट होता है। क्यों होता है, यहाँ पे कह सकते हो प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है वो भी एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी उस पर टैक्स पेमेंट करके ही तो उसको पेमेंट किया गया है ना, क्योंकि फर्म को भी तो टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, तो फर्म ने उसको टैक्स पेमेंट कर दिया। अब यदि असेसी है, इंडिविजुअल है, जो पार्टनर है वो भी पेमेंट करेगा तो डबल टैक्सेशन हो गया, इसलिए इस पे टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का इंटरेस्ट, अब देखिए क्या है, नॉन रेसिडेंट मतलब समझ में आ रहा है, जो भारत का मूल निवासी नहीं है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 में दे रखा है, इन अ केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के केस में एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी मतलब कोई भी तरीका जिसके द्वारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट है, एंड बॉन्ड पर है, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट विल एग्जेम्प्टेड। ऐसी इनकम जिसपे सिक्योरिटीज बॉन्ड ये सब है नॉन रेसिडेंट के केस में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, नोटिफाइड किया गया, वो भी फुली एग्जेम्प्टेड होता है। ये केसेस आपको याद करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट है इन अ केस ऑफ इंडिविजुअल के केस में एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी इनकम इंटरेस्ट के द्वारा, मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट,
अपनी जो मनी है वो क्रेडिट किया गया है इन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसको नीर अकाउंट भी बोलते हैं, एनआरई अकाउंट इन एनी बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी बैंक हो इंडिया का जिसमें देखो कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन में काम कर रहा है और बैंक में क्रेडिट करवा रहा है एनआरई अकाउंट में, तो ऐसा रूल है फेमा का जो कि फुली एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट टू भोपाल गैस विक्टिम्स। पेमेंट टू भोपाल गैस विक्टिम्स का मतलब जो भोपाल गैस में जो त्रासदी हुई थी वो उस टाइम पर जो पेमेंट किया गया था वो, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 बीबी में दिया गया है ये कि एनी पेमेंट मेड टू पर्सन, कोई भी पेमेंट जो पर्सन को मेड किया गया दिया गया है अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर, भोपाल गैस लीक डिजास्टर में कोई भी पेमेंट किया गया हो एक्ट 1985 एंड एनी स्कीम विल बी फुली एग्जम्प्टेड, और जो उसके रिगार्डिंग कोई भी जो स्कीम जारी की गई थी वो फुली एग्जम्प्टेड है। हाउएवर पेमेंट टू मेड एनी एसएससी इन कनेक्शन विद द भोपाल गैस डिजास्टर टू द एक्सटेंड ही हैज बीन अलाउड डिडक्शन अंडर दिस टैक्स ऑन अकाउंट लॉस। क्या कहा गया कि कोई भी पेमेंट एसएससी को किया गया होगा जो कि कनेक्टेड रखता है भोपाल गैस डिजास्टर से, वो कि क्या होगा फुली एग्जम्प्टेड माना जाएगा। अगला है कंपनसेशन रिसीव ऑन अकाउंट डिजास्टर। अब कोई भी डिजास्टर जिसमें कंपनसेशन रिसीव किया गया हो, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 बीसी में दिया गया है, दिस क्लॉज एग्जम्प्ट एनी अमाउंट रिसीव एज कंपनसेशन बाय इंडिविजुअल और लीगल हायर ऑन अकाउंट एनी डिजास्टर। क्या क्या है ये जो क्लॉज है, अमाउंट रिसीव हुआ है हमको कोई भी डिजास्टर में, ठीक है, जो कि लीगली है, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है ऑफ एनी डिजास्टर, तो वो क्या होगा फुली एग्जम्प्टेड माना जाएगा। क्योंकि कोई भी डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट उनको सहायता के तौर पर, हेल्प के तौर पर कुछ प्रोवाइड करवाती है, जो कंपनसेशन वो फुली एग्जम्प्टेड होता है, उस पर कोई भी टैक्स कंप्यूटेड नहीं किया जाता है। सच इनकम शुड बी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। जो ऐसे जो डिजास्टर होते हैं वो किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, हाई लेवल पर भी हो सकता है, स्टेट लेवल पर, मतलब कहीं भी पर भी हो सकता है। तो ऐसी इनकम जो कि ग्रांटेड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होगा, लोकल अथॉरिटी का मतलब है म्यूनसिपल पार्टीज हैं हमारी, ठीक है ना, जो छोटे छोटे लोकल लेवल पर जो वर्क करते हैं उनको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है ना, म्यूनसिपल है। तो ये है, ये लोग यदि उसको ग्रांटेड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो फुली एग्जम्प्टेड कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A दे रखा है। ये जो अकाउंट था वो गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में ओपन किया गया था, ये स्कीम चलाई गई थी, पेमेंट फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या मीन्स जो कन्याओं के लिए जिनकी एज 14 ईयर्स से बिलो थी उनके लिए ये अकाउंट खोला गया था। दिस क्लॉज प्रोवाइड एनी पेमेंट फॉर एन अकाउंट ओपन विद द सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल 2014 मेड अंडर गवर्नमेंट सेविंग बैंक 1873 शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। क्या कहा गया है कि कोई भी पेमेंट किया जा रहा है अपना लोगों के द्वारा अकाउंट ओपन करके, किसमें, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, तो वो क्या होगा, वो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो हमारा फुली एग्जम्प्टेड माना जाएगा। अकॉर्डिंगली द इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन डिपॉजिट इन द एंड विदड्रॉ फ्रॉम एनी अकाउंट अंडर दिस स्कीम विल बी एग्जम्प्टेड। क्या क्या गया है कि द इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन डिपॉजिट, उसको डिपॉजिट करने पर कोई भी इंटरेस्ट एक्यूर हो रहा है, मीन्स मिल रहा है, एंड विदड्रॉ फ्रॉम एनी अकाउंट, और उसको विदड्रॉ किया जा रहा है कोई भी अकाउंट से, तो अंडर दिस स्कीम विल बी एग्जम्प्टेड, और वो क्या कहा जाएगा, इस एक्ट के तहत वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशनल स्कॉलरशिप। एजुकेशनल स्कॉलरशिप का मतलब द वैल्यू ऑफ स्कॉलर्स ग्रांटेड टू बी मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्या क्या गया है कि जो स्कॉलरशिप, आपको नाम सुना होगा आपने, तो एजुकेशन स्कॉलरशिप जब हम अपने कॉलेजेस में होते हैं, आफ्टर 12th हो जाते हैं, तो उनके लिए हमारे लिए स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो स्कॉलरशिप्स का मतलब है कि जो हायर एजुकेशन होती है हमारी, तो यहाँ पे उनको मीट करने के लिए कह रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है, तो कॉस्टली हो चुकी है तो उनके लिए गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाती है, ताकि जो एजुकेशन है वो सस्ती पड़े उनके लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, और वो इजीली जो एजुकेशन है उसको अचीव कर पाएँ। तो जो दे रखा है ग्रांटेड टू मीट अ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उनसे बचने के लिए तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है,
और स्कॉलरशिप के जो पैसे पर वो टैक्स नहीं माना जाता है, तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स दे रखा है। कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि फाइनेंशियली हमको हेल्प करती है, तो वो फुली एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट टू एमपी एंड एमएलएस। यहाँ पे क्या रखा है, एमपी और एमएलएस का क्या मतलब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और क्या रखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पढ़ते हैं डेली अलाउंसेस रिसीव बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वुड बी एग्जेम्प्टेड। कोई भी डेली अलाउंसेस मिल रहा है, रिसीव हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं उनको, और स्टेट लेजिस्लेचर को वुड बी एग्जेम्प्टेड, जो कि क्या हमारा फुली एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। तो एनी कंस्टिट्यूंसी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एनी स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए अंडर रूल एक्ट वुड बी एग्जेम्प्टेड। ऐसे ही सेम एज एमएलए को भी कोई भी डेली अलाउंसेस जो प्रोवाइड हो रही है तो वो क्या माना जाएगा, हमारा अंडर दिस रूल के तहत पे वो क्या होगा, फुली एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 10th, पेंशन रिसीव बाय रिसिपेंटेंट्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। यहाँ पे क्या है कि कोई भी पेंशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, और रिसिपेंट्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, अब वो गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं वो भी हम समझते हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 में दे रखा है ये। पेंशन का क्या मतलब है, यहाँ पे एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्टेड। पेंशन में कोई भी इनकम जो पेंशन के थ्रू इंडिविजुअल को मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। सच इंडिविजुअल एज एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे कि जो एम्प्लॉयज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाले, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब वाले, ठीक है ना, तो वो पेंशन, उनको पेंशन मिलता है तो वो क्या मिलेगा, वो हमारा एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है ना। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड, अब मान लो को अवार्ड किया गया है जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अदर गैलेंट्री अवार्ड्स, इनको गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी हमारे जो अवार्ड्स होते हैं इनके थ्रू जो भी इनकम उनको मिलती है वो फुली एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ है, इनकम जो इनकी होती है जिसका सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 20। तो लोकल अथॉरिटीज़ आर पंचायत, जैसे मैंने बताया लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो हमारी पंचायत है, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ठीक है ना, बाय द गवर्नमेंट, जो कि इंश्योर्ड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। और जैसे पंचायत हमारी, ये सब बताया मैंने, लोकल अथॉरिटी ये सब होती है हमारी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनको बनाया जाता है। इनकम अराइजिंग टू द लोकल अथॉरिटी, कोई भी इनकम अराइज किया जाता है मीन्स लिया जाता है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जो कि वुड बी एग्जेम्प्टेड, जो कि एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। अब वो कैसी इनकम है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी के पर जो इनकम मिलती है इनको वो है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स पर इनकम मिलती है। इनकम फ्रॉम ट्रेड और ट्रेड बिजनेस करने पर, जैसे कि वाटर बिल सब होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, तो इन सब के रिगार्डिंग जो इनकम अराइज की जाती है लोकल अथॉरिटी के द्वारा वो हमारी फुली एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। ये मैंने 11 आपको डिस्कशन कर दिए हैं, और भी हैं, इतने नहीं है, 11 भी नहीं है, और हैं लमसम 25-20 ऐसे होंगे, तो आप उनको भी रीड कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक्स जो बता दिए 11, ठीक है। अभी तो प्रोविडेंट फंड है, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन सब में भी हमको एग्जेम्प्टेड मिलता है, तो मैंने आपको 11 डिस्कशन कर दिए यहाँ पर। थैंक यू।